नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले समय में आपके डिप्टी जेलर जो है उसका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम डेट पहले से ही तय कर रखी है। 13 जुलाई 2025 के दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम डेट के निकट जो है वो अब जा रहे हैं धीरे धीरे आप लोग, और समय जो है वो बहुत कम बचा है, यानी कि अंतिम 1 महीने का समय बचा है। क्योंकि इस भर्ती के अंदर पद कम है, इसलिए कई सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भरने के बावजूद भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखिए, भले ही पद कम है, भले ही आपके पद चाहे 1 पद की भर्ती हो चाहे 5 की हो, तो भी लोग उसकी तैयारी करते हैं और फाइनल सिलेक्शन भी लेते हैं। क्योंकि आपका लक्ष्य होना चाहिए वर्दी, अगर आपका लक्ष्य है और अगर आपको बेल्ट की जॉब चाहिए तो उस कंडीशन में आपको डिप्टी जेलर की तैयारी करनी चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। जो बच्चा इसकी सीरियस तैयारी कर रहा है, उस स्टूडेंट के लिए, उस विद्यार्थी के लिए ये आज की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अपन 2 ऐसी क्लासें लेकर आएंगे, जिसमें एक क्लास में आज हम बात करेंगे डिप्टी जेलर 2025 जो आपकी भर्ती है उसके पेपर 1 के अंदर, यानी कि पेपर फर्स्ट जो आपके हिंदी का होने वाला है उसके पेपर का एनालिसिस करेंगे। क्योंकि लंबे समय से कोई ऐसा डिप्टी जेलर का पेपर हुआ नहीं है, तो ना तो हमें एग्जाम का पैटर्न पता है, ना हमें ये पता है कि किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आएंगे। ये भी सबसे बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सिलेबस लगभग इन्होंने 80% तक जो है वो एसआई के सेम टू सेम रखा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ टॉपिक डिफरेंट है। और एसआई में जहां 100 क्वेश्चन और 200 नंबर आता है, वहीं इसके अंदर जो है वो 150 क्वेश्चन और 200 नंबर का जो है वो आपके वेटेज रहने वाला है। इस वजह से भी थोड़ा सा बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने की संभावना है या फिर आ सकते हैं। तो एसआई के आधार पर, चूंकि सिलेबस 80% सेम है, तो एसआई में किस प्रकार से आपके किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आते हैं, उसी के आधार पर मैंने जो है वो डिप्टी जेलर का जो आपके पेपर आने वाला है 150 क्वेश्चन का, उसका मैंने एनालिसिस करके और आप सब लोगों को ये बताने का यहाँ पर मैं प्रयास करूँगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ सकते हैं। यानी कि आपको अंतिम समय में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर विशेष आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आपके पेपर 1 की आज हम बात करेंगे, फिर अगली क्लास में पेपर 2 जीके की हम बात करेंगे, पेपर एनालिसिस की यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। 13 जुलाई 2025 के दिन आपका एग्जाम है, तो एग्जाम डेट बहुत पास में, 1 महीना है, और इस समय के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि अब हमें कौन कौन से टॉपिक स्पेशली पढ़ने चाहिए। क्योंकि फर्स्ट पेपर पूरा का पूरा आपके हिंदी का होने वाला है। आरपीएससी इस एग्जाम को करवाने वाली है आपके डिप्टी जेलर के लिए, ये आपका एग्जाम होने वाला है, और डिपार्टमेंट ऑफ जेल के लिए ये एग्जाम होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब है कि आपके जो एग्जाम होगा इसमें पहले पेपर होगा सबसे पहले, जिसमें आपके फर्स्ट पेपर होगा जनरल हिंदी का, और सेकंड पेपर आपके होगा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस यानी कि जीके एंड जीएस का, जिसमें आपको चूंकि एसआई के अंदर जहां 2 घंटे आते हैं टाइम पीरियड, वहां यहाँ पर ड्यूरेशन आपके 3-3 घंटे की गई है दोनों की। एसआई के अंदर भी मार्क्स 200-200 के होते हैं, यहाँ पर भी 200-200 के हैं। तो फिर 3 घंटे क्यों किए गए हैं? क्योंकि एसआई के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर के, लेकिन यहाँ पर 200 नंबर के आपको 150 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 में भी 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, पेपर सेकंड में भी 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर 3 घंटे का टाइम आपके किया गया है। सबसे पहले पेपर होगा, अभी थोड़े दिन पहले ही इनके फिजिकल के अंदर कौन कौन से इवेंट होंगे उसके बारे में भी नोटिफिकेशन जारी किया था। थोड़ा बहुत उसमें कंफ्यूजन है, हो सकता है कि वापस रिवाइज भी आ जाए, तो वो भी अपन चर्चा कर रहे थे। वहां पर मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें आपको इवेंट में करवाने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, चाहे एसआई का एग्जाम हो चाहे ये एग्जाम हो। पेपर के बाद में आपका फिजिकल होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होने वाला है, जैसा कि इसके आपके पूरे के पूरे पैटर्न के अंदर बताया है डिप्टी जेलर के अंदर। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन, 200 नंबर, और पेपर फर्स्ट हिंदी की आज हम चर्चा करेंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर रहने वाली है, जो कि 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहती है, जैसा कि आरपीएससी करवाती है। ये आपके हिंदी का सिलेबस है, जो कि आपके ऑफिशियल सिलेबस है। पेपर फर्स्ट का जो है वो आपके सिलेबस है जो साइट के ऊपर डाल रखा है, जिसमें आपको टोटल जो है वो 16 टॉपिक दे रखे हैं। कितने हैं? 16 टॉपिक दे रखे हैं। लेकिन चूंकि इसमें सब एक टॉपिक के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक डाले हुए हैं जो अपने आप में बहुत बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर हम मोटा मोटा पकड़े तो 16 टॉपिक जो है यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 150 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं।
यानी कि लगभग अगर हम देखें कि एक टॉपिक से अगर 10 क्वेश्चन भी पूछे तो भी 160 क्वेश्चन के आसपास हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि किसी किसी टॉपिक से जो है वो कम क्वेश्चन आएंगे, किसी से ज़्यादा आएंगे। एसआई के अंदर किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रहता है, अब देखिए एसआई से इसमें क्या अलग है, तो ये लास्ट के जो 4 टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये 4 टॉपिक जो है वो एसआई के अंदर नहीं आते हैं। बाकी सारा का सारा जो आपके सिलेबस है वो आपका एसआई के सेम टू सेम है। ये ऊपर के 12 टॉपिक और एक ये वर्ण विचार जो है इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी ये जो आपके बीच के टॉपिक है ये टॉपिक आपके सेम टू सेम एसआई वाले हैं। वर्ण विचार जो है वो हमारे इसके अंदर स्पेशली पूछा गया है। इसके अलावा कार्यालय पत्र और प्रारूप जो आरएस मेंस में पूछा जाता है वो इसमें पूछा जाएगा। गद्यावतरण के प्रश्न आएंगे, हिंदी शब्दकोश का ज्ञान आएगा और देवनागरी जो लिपि है उसके मानक स्वरूप का परिचय। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि इसमें ही पूछे गए हैं। पहली बार किसी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के अंदर ये सामान्यतः पूछे जाने वाले हैं। बाकी पत्र वगैरह के तो इनके एलडीसी में भी पूछते हैं, लेकिन ये देवनागरी लिपि वगैरह इनका ये पहली बार आपके आने वाला है। हम पहले ही डिप्टी जेलर की बेस्ट बुक के ऊपर बात कर चुके हैं। ये सारी की सारा मटेरियल जो है वो आपके राघव प्रकाश वाली किताब में दे रखा है, तो वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। ये 4 टॉपिक बिल्कुल नए हैं, बीच वाले टॉपिक सेम टू सेम एसआई के हैं। एक टॉपिक वर्ण विचार का जो है वो आपके यहाँ पर एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा। तो 5 टॉपिक जो है वो अलग है और 11 टॉपिक जो है वो आपके एसआई के बिल्कुल कॉमन है। तो ये 5 टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चे ये नहीं देख पा रहे हैं कि भाई 150 क्वेश्चन होगा होते हैं, अगर 100 क्वेश्चन होते हैं तो अपन उस हिसाब से एसआई के हिसाब से देख लेते। 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, 16 टॉपिक है, तो कैसे क्या वेटेज आपका रह सकता है। तो पेपर फर्स्ट के अंदर जो हमारा मेन यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, तो वो यहाँ पर हम जो है वो देखने वाले हैं इसके अंदर। इसके अलावा एक आपके लिए जो है वो आपके जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके डिप्टी जेलर के अंदर ही जो है वो आपके पेपर सेकंड के अंदर, सेकंड पेपर के अंदर जो है वो आपके एक टॉपिक लिखा हुआ है जेल सुधार, जेल अधिनियम और नियमावली, यानी कि प्रिजन रिफॉर्म, प्रिजन एक्ट एंड मैनुअल्स के नाम से लिखा हुआ है, जिसका एक ऑनलाइन वीडियो कोर्स के माध्यम से आपको पूरा का पूरा ये पोर्शन करवाया गया है, जहां से अनुमानित है कि लगभग 15 प्रश्न आपको इसमें इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ही जेल की भर्ती है और जेल के ही प्रश्न इसमें पूछे जाने वाले हैं। अलग से ही एक सब्जेक्ट के रूप में इसको लिखा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर भारत और राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद जेल सुधार है, कारागार अधिनियम है कुछ, और उसके बाद में आपके जेल मैनुअल है। ये 3 टॉपिक है, वैसे मेजर टॉपिक, इसके अंदर सब टॉपिक भी है, बहुत सारे समितियां वगैरह दे रखी है। ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो इस ऑनलाइन वीडियो कोर्स के अंदर जो आरपीएससी डिप्टी जेलर के नाम से है, जेल सुधार, जेल अधिनियम और नियमावली, जो कि अपने क्वालिटी एजुकेशन जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर ही आपको ये कोर्स मिलेगा। 199 के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है अभी इसके अंदर, चूंकि 1 महीना है, कोशिश करेंगे कि इसमें डिस्काउंट और बढ़ा दिया जाए। तो ये डिस्काउंट जो है वो अभी 25% का चल रहा है। इस डिस्काउंट को आपके लिए जो है वो और बढ़ा दिया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको शाम तक अपडेट कर दें, लेकिन फिर भी आपको ये कोड जरूर याद रखना है, VSR01, ये डालेंगे तो ही डिस्काउंट मिलेगा। इसको डबल करवा दिया जाएगा, कोशिश करेंगे कि भाई 50% तक भी इसको कर दिया जाए, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल जाए। लेकिन फिलहाल ये 25 में मिल रहा है, 50 कब तक होगा, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर कुछ अपडेशन चल रहे हैं, तो वो अपडेट होंगे तो उसके बाद होगा। तो ये आप छोड़ दीजिए कि भाई कब तक होगा, इसलिए आप इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। इसमें एक खास बात है कि इसके अंदर आपके प्रिंटेबल नोट्स, यानी कि प्रिंट होने वाले नोट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, जिसको आप प्रिंट करवा कर भी आराम से जो है वो पढ़ सकते हैं घर पर। तो ये आपके वर्तमान समय में कोर्स है जो कि आरपीएससी डिप्टी जेलर के लिए है। अब हम बात करते हैं जो आपका पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट जो है उस पेपर फर्स्ट जो कि आपके सामान्य हिंदी का है, और इसका एग्जाम पैटर्न सीधा सा है, आपके 150 तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 आपके क्या रहने वाले हैं, नंबर रहने वाले हैं। ये आपका मटेरियल पूछा जाएगा। तो अपन इसमें एक बार बात कर लेते हैं। टोटल जो है वो आपके टॉपिक कितने हैं, 16 है। यहाँ पर अपन ने टोटल 16 टॉपिक लिए हैं। स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो इस तरफ आपके टॉपिक के नाम चलते रहेंगे। इधर अनुमानित क्वेश्चन जो कि एसआई के आधार पर जो है वो मैंने एक अनुमान लगाकर यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है वो आता है आपके वर्ण विचार का। कौन सा है, वर्ण विचार, जिसमें स्वर एवं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, ये आपको इसके अंदर जो है वो पढ़ना है, जिसमें अनुमानित क्वेश्चन मेरे हिसाब से, अब चूंकि अगर आप वैसे 10-10 क्वेश्चन या फिर 8-8 क्वेश्चन जोड़ो तो वो एक जोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें आपके क्वेश्चन ज्यादा जाएंगे, किसी के अंदर कम आएंगे। तो वर्ण विचार से अनुमानित मुझे जहां तक लगता है कि 8 के आसपास आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 7 से 8 प्रश्न जो है वो वर्ण विचार के रहेंगे। चूंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इस वजह से यहाँ से प्रश्न आएंगे और अलग से ही इसको दिया है तो यहाँ पर इसका वेटेज बढ़ जाता है। तो वर्ण विचार से आपके 8 के आसपास प्रश्न आ सकते हैं, जो कि आपके स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद में अगला है आपके शब्द भेद। अब देखिए शब्द भेद के अंदर आपके विकारी शब्द है, जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है
और क्रिया है। चारों से एक एक प्रश्न आ सकता है, तो 4 प्रश्न वो हो गए। फिर ए विकारी के अंदर क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। 4 ये है तो 4 यहाँ से आ सकते हैं, यानी कि 8 प्रश्न तो डायरेक्ट आ रहे हैं। 2 प्रश्न और भी एक्स्ट्रा आ सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये बड़ा टॉपिक है। संज्ञा सर्वनाम से आपको 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए जहां तक मुझे लगता है 10 प्रश्न के आसपास आपके इस वाले पॉइंट में से शब्द भेद के अंदर से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में तीसरा आपके जो है वो सिलेबस में पॉइंट लिखा हुआ है, वो है शब्द भंडार। और शब्द भंडार में आपको रटने वाले जो है वो इसमें टॉपिक आता है, जिसमें आपको तत्सम शब्द रटने होते हैं, तद्भव रटने हैं और आपके विदेशी शब्द रटने हैं। तो तत्सम, तद्भव और विदेशी ये 3 हैं, लेकिन बहुत सारे इसके अंदर शब्द आपको रटने होते हैं। इसलिए संभवतः जहां तक मुझे लगता है यहाँ से आपके 9-10 के आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न मैक्सिमम यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बाकी मिनिमम 8 प्रश्न के आसपास भी हो सकते हैं। लेकिन एक मोटा मोटा अगर हम पकड़े कि कितने प्रश्न यहां से आ सकते हैं, तो वो संभवतः आपके 10 प्रश्न आ सकते हैं। 4 नंबर पर आपके पॉइंट आता है, वो लिखा हुआ है शब्द निर्माण का। अब शब्द बनता कैसे है? संधि के माध्यम से शब्द बनता है। तो संधि के अंदर आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़नी है। स्पेशली इसमें विसर्ग संधि लिखी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप देखकर जरूर जाइए, क्योंकि आगे संधि लिख दिया है। अगर ऐसे लिखता स्वर संधि और व्यंजन संधि तो हम मान सकते थे, लेकिन संधि लिख दिया, इसलिए विसर्ग संधि से भी प्रश्न आ सकता है। पढ़कर जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। स्वर संधि और व्यंजन संधि, इसके अलावा विसर्ग संधि वो भी आपको पढ़नी है। एक तो ये लिखा हुआ है संधि। अब आप सभी को पता है कि भाई संधि अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उपसर्ग अपने आप में एक अलग टॉपिक है और प्रत्यय अपने आप में एक अलग टॉपिक है। लेकिन 4 नंबर में इन 3 टॉपिक को एक साथ लिखा हुआ है, जबकि अन्य भर्तियों के अंदर इस टॉपिक को तीनों को अलग अलग लिखा जाता है, या फिर उपसर्ग प्रत्यय एक साथ आता है और संधि अलग से आता है। तो संधि जो है वो आपके हिंदी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मुझे लगता है कि संधि से सबसे ज्यादा प्रश्न संभवतः जो है वो आपके एक सिंगल टॉपिक से आपके 6 के आसपास प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि आपके उपसर्ग और प्रत्यय भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए संभवतः यहां से भी आपके 5-5 प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो 5 प्रत्यय के, 5 उपसर्ग के और आपके 6 प्रश्न के आसपास संधि के, यानी कि ऑल ओवर जो है वो 16 प्रश्न के आसपास पूछे जा सकते हैं इस शब्द निर्माण वाले 4 नंबर के पॉइंट से। फिर 5वें नंबर पर आपके लिखा हुआ है शब्द का ज्ञान। अब शब्द ज्ञान आप सभी को पता है कि पर्यायवाची हिंदी में कितने इंपॉर्टेंट है, विलोम शब्द कितने इंपॉर्टेंट है। तो पर्यायवाची, विलोम शब्द ये दोनों के दोनों साथ साथ चलते हैं, और संभवतः जो है वो आपके यहाँ पर पर्यायवाची और जो आपके विलोम शब्द हैं, इसमें अगर हम बात करें तो पर्यायवाची और विलोम शब्द 2 ये हो गए। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है आपके अनेकार्थक समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म, जिसको आप शब्द युग्म के नाम से जानते हैं, यानी कि जो उच्चारण के अंदर लगभग जो है वो आपके समश्रुत भिन्नार्थक है, यानी कि उनको अगर हम बोलते हैं तो वो लगभग सेम लगते हैं, लेकिन उन शब्दों के अंदर भेद होता है, वो आपके शब्द युग्म कहलाते हैं। तो वो भी इसमें है। और एक लिखा हुआ है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, यानी कि वाक्यांश पूरा एक वाक्य देंगे उसके लिए एक शब्द। तो 5 नंबर के अंदर शब्द ज्ञान में आपको पर्यायवाची दिया हुआ है, विलोम शब्द दिया हुआ है, शब्द युग्म दिया हुआ है, 3 तो यही हो गए हैं, और चौथा है आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि सार्थक शब्द जो है वो इसके अंदर दिया हुआ है। तो 4 जो है वो यहां से क्या हो जाते हैं, आपके टोटल जो है वो इसके अंदर लगभग 4 के आसपास जो है वो आपके पॉइंट लिखे हुए हैं। तो संभवतः इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपके इस 5 नंबर के अंदर ऑल ओवर जो है वो आपके 14 प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें से 4 और 4 यानी कि लगभग 4 प्रश्न पर्यायवाची से, 4 प्रश्न आपके विलोम शब्द से, क्योंकि जितने उपसर्ग प्रत्यय इंपॉर्टेंट है उतने ही पर्यायवाची और विलोम शब्द भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए 4-4 प्रश्न इन दोनों पॉइंट से, और आपके शब्द युग्म के संभवतः 3 के आसपास आ सकते हैं, और सार्थक शब्द जो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा वहां से भी संभवतः 3 प्रश्न आ सकते हैं। तो 3 3 6 और 4 10 और 4 14, यानी कि ऑल ओवर जो है वो 14 के आसपास प्रश्न आपके इसमें से आएंगे। यानी कि 2 ऐसे हो गए हैं, एक तो 4 नंबर का पॉइंट और एक 5 नंबर वाला पॉइंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस का, जहां पर वेटेज जो है वो काफी बढ़ जाता है। फिर अगला आता है 6 नंबर पर है आपके व्याकरण की कोटियां। काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप अच्छे से पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। एक लिंग है, वचन है, कारक है और काल है। 8 प्रश्न यहां से आएंगे, संभवतः 2-2 प्रश्न जो है वो हर एक पॉइंट से पूछे जाने वाले हैं। अगला है आपके वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार से भी आपके संभवतः 8 के आसपास प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद में है आपके शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के अंदर जो है वो आपके 8 प्रश्न, ये 10 भी हो सकते हैं, कोई इसमें जो है वो आपके ऐसा नहीं होगा भाई 10 कैसे पूछ लिया, क्योंकि शब्द शुद्धि इंपॉर्टेंट है और शब्द शुद्धि को इसमें खास जो है महत्व रखा जाता है। इसलिए शब्द शुद्धि के 8 के आसपास प्रश्न, और वाक्य के प्रकार से 8 प्रश्न, और आपके व्याकरण की कोटियों से 8 प्रश्न यहां से एवरेज जो है वो पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद में अगला है आपके वाक्य शुद्धि। यहाँ पर तो है शब्द शुद्धि, यहाँ पर है वाक्य शुद्धिकरण, यानी कि वाक्य शुद्धि आपको पूछी जाएगी, और 8 प्रश्न आपके वाक्य शुद्धि के भी इसमें जो है वो आ सकते हैं, यानी कि 8 के आसपास इसका वेटेज रह सकता है।
फिर अगला है आपके विराम चिन्ह। विराम चिन्ह एसआई के अंदर भी है, इसमें भी है, और 8 के आसपास प्रश्न जो है वो आपके विराम चिन्ह से पूछे जा सकते हैं। फिर है आपके मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां किसी भी आपके एग्जाम जिसमें हिंदी है उसमें ये टॉपिक रहता है, और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि 10 प्रश्नों को ये यहाँ से कवर करेगा, और 5-5 प्रश्न दोनों से मुहावरे और लोकोक्तियों से यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। फिर अगला है ऐसा टॉपिक जिसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसका नाम है पारिभाषिक शब्दावलियां या फिर पारिभाषिक शब्द, जिसमें अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के हिंदी पारिभाषिक शब्द आपको याद करने होते हैं, जो कि स्पेशली आपको प्रशासनिक और विधिक जो शब्दावली है, लॉ और आपके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, वो आपको याद करनी है। 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, तो संभवतः जो है वो आपके 5 प्रशासनिक के और 5 विधिक के पूछे जा सकते हैं। ये वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको याद करना थोड़ा सा कठिन है। इसके ऊपर नरेंद्र सर एक अलग से क्लास भी लेकर आए थे पारिभाषिक शब्दावली की, वो आप जरूर देख लीजिए, वो काफी आपके लिए फायदेमंद होगी। फिर ऐसे टॉपिक है जो एसआई में नहीं है, जैसे कि कार्यालय पत्र एवं प्रारूप, जिसके अंदर कार्यालय आदेश की बात की गई है, अनुस्मारक की बात है, विज्ञप्ति की बात है, अर्धशासकीय पत्र की बात है, निविदा की बात है, परिपत्र की बात है और अधिसूचना की बात है। ये आपके पत्र और प्रारूप दो अलग अलग चीजें जो आरएस मेंस के अंदर दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और 10 क्वेश्चन के आसपास संभावित यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आरएस मेंस के अंदर पूरा फॉर्मेट होता है, तो उसके फॉर्मेट के हिसाब से लिखना होता है, उसके नंबर है। यहाँ पर फॉर्मेट मेरे हिसाब से हो सकता है कि बना के पूछ भी ले फॉर्मेट कि ये किसका फॉर्मेट है, कार्यालय आदेश का है या अनुस्मारक का है, विज्ञप्ति का है, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन संभवतः इसके अंदर और भी प्रश्न आएंगे कि विज्ञप्ति किसके लिए लिखी जाती है, कार्यालय आदेश किस लिए लिखा जाता है, निविदा का क्या तात्पर्य होता है, अधिसूचना का क्या मतलब होता है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। 4 प्रश्न आपके पत्र के आ सकते हैं, 5 प्रश्न पत्र के और 5 प्रश्न जो है वो आपके प्रारूप के आ सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से 10 प्रश्न के आसपास संभवतः जो है वो आपके 13 नंबर के पॉइंट में आ सकते हैं। 14 नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है आपका गद्यावतरण पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, यानी कि एक पैसेज के टाइप में पैराग्राफ दिया जाएगा, हिंदी के अंदर गद्यांश दिया जाएगा, और उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे सामान्यतः 5 के आसपास प्रश्न आते हैं किसी भी गद्यांश से पद्यांश से, तो यहाँ पर गद्यांश से आपके संभवतः 6 के आसपास प्रश्न मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो 6 के आसपास आएंगे, लेकिन इसमें से आप 6 में से आराम से 4-5 कर सकते हैं, राइट। तो उसके ऊपर भी आप मेहनत कर सकते हैं। यानी कि मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर ये कार्यालय पत्र वाला जो है ये भी आपके लिए थोड़ा सा जो है वो इजी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। आप अगर इसके जो एक प्रकार से प्रारूप है, जो इनके फॉर्मेट है, वो अगर आप याद कर लेंगे तो आराम से इसमें नंबर ला सकते हैं। एक ये भी आपके लिए अच्छा है, इसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं, 6 के आसपास नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखने हैं, बाकी एग्जाम हॉल के अंदर ही ये क्वेश्चन होता है। अगला है 15 नंबर पर है हिंदी शब्दकोश का ज्ञान। ये ऐसा आपके टॉपिक लिखा हुआ है जिसमें कई सारे बच्चों को दिक्कत आएगी, जो इंग्लिश मीडियम से स्पेशली उनको भी दिक्कत आने वाली है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हम शुद्ध हिंदी जो है वो बहुत कम पढ़ते हैं, और हिंदी हम जो है वो सामान्यतः बोलचाल में काम में लेते हैं। लेकिन जो आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए तो और भी इसमें थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन फिर भी हिंदी शब्दकोश से आपके 8 के आसपास प्रश्न आएंगे। ये अपने आप में एक प्रकार से शब्द भंडार है, जैसे आप इंग्लिश में वोकैब याद करते हैं, वैसे यहाँ पर हिंदी में आपको शब्दकोश याद करना है। और अब इसमें प्रश्न कैसा आएगा, वो हिंदी शब्दकोश जो आपके उसमें दिया हुआ है उस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। फिर अगला लिखा हुआ है आपके देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप का परिचय, यानी कि देवनागरी लिपि, जिस लिपि के अंदर हम लिखते हैं हिंदी को, वो देवनागरी लिपि है, तो उस लिपि के अंदर जो है वो आपके मानक स्वरूप का उसका परिचय वगैरह पर आधारित आपके प्रश्न आएंगे। तो 8 के आसपास ये प्रश्न आने वाले हैं। यानी कि अगर हम इसमें से बात करें तो ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो हर किसी एग्जाम के अंदर नहीं है, लगभग जो है वो मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम में नहीं आता होगा जिसके अंदर हिंदी शब्दकोश और देवनागरी लिपि पूछी जाती हो, सामान्यतः जो हम एग्जाम देते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर उसके अंदर। तो इस हिसाब से ये दोनों टॉपिक बिल्कुल नए हैं, इसमें आपको अच्छा करना होगा। गद्यावतरण के ऊपर आप मेन फोकस कर सकते हैं, कार्यालय पत्र और प्रारूप पर कर सकते हैं, पारिभाषिक शब्दावली पर कर सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है कि भाई सही हो जाए। मुहावरे और लोकोक्ति पर आप जो है वो अच्छे से इसमें डिमांड जो है वो कमांड करनी है। विराम चिन्ह भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल है, उनको याद कर लीजिए, यहाँ से आप अच्छा कर सकते हैं। वैसे वाक्य शुद्धि भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें विश्वास नहीं है। शब्द शुद्धि में भी विश्वास की बात नहीं, जो आपके वाक्य के प्रकार है इसमें अच्छा किया जा सकता है। तो व्याकरण की कोटियाँ ये काफ़ी इजी टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर सकते हो। अब इसमें विश्वास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों को आपको अच्छे से करने ही करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा इधर से अगर हम बात करें तो वर्ण विचार भी कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है और यहाँ से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। बाकी तत्सम तद्भव इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो याद करनी है,
यहाँ से आप अच्छा कर सकते हो, शब्द भेद के अंदर आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सबके 2-2 3-3 पेज के आपके नोट्स शॉर्ट के अंदर बनाने हैं और उनको अच्छे से जो है वो घोट के पीना है, वहां से आप अच्छे से इसमें नंबर जो है वो कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑल ओवर अगर हम बात करें तो आपके ये लगभग जो है वो आपके लगभग नहीं पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन बन रहे हैं और ये 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कितने नंबर के आएंगे, 200 नंबर के आएंगे। तो संभवतः मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट या फिर जो है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं डिप्टी जेलर की, उन सबको पता चला होगा कि भाई कहाँ से कितने कितने प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें जो है वो आपके SI 2021 के अंदर जो भर्ती हुई थी या फिर 2018 में हुई थी, उसमें जो है वो आपके हिंदी के अंदर से चूंकि 100 ही क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन किस प्रकार से वेटेज दिया जा रहा था, उस वेटेज के आधार पर ही 150 क्वेश्चन को मैंने इसमें जो है वो 16 टॉपिक के अंदर बांटा है। और आपको वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट में जरूर बताना है। ये आपके लिए एक जो है वो ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, जो आपके जेल सुधार की समस्या थी वो इसमें खत्म हो जाएगी। आपको प्रिंटेबल नोट्स भी मिलेंगे, इसलिए आप इसको आराम से परचेज करके और ये देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस था। आज हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट पेपर के ऊपर बात करी है, हिंदी के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिप्टी जेलर का जो पेपर सेकंड है, चूंकि एग्जाम टाइम कम है इसलिए कोशिश करूंगा कि कल ही वो आपको वीडियो मिल जाए कि पेपर सेकंड के अंदर किस सब्जेक्ट से और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टॉपिक से संभवतः कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो उसमें काफ़ी बड़ा जो है वो सिलेबस भी है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है डिप्टी जेलर से जुड़ा हुआ तो वो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।